हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है सीयूटी ज्योग्राफी की, उसमें हम लोग करने वाले हैं टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ के बारे में। राइट, क्या होती हैं टर्शरी यानी कि तृतीयक गतिविधियां क्या होती हैं, दूसरी बात चतुर्थक गतिविधियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम तृतीयक यानी कि टर्सरी और क्वार्टनरी यानी कि चतुर्थक गतिविधियों के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी सेवाएं, कौन से कार्य ऐसे हैं जो इन गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में जो ज्योग्राफी डोमेन से सवाल आते हैं, आप मान के चलो मोस्टली एक चैप्टर से 3 से 4 सवाल आपके आते हैं। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम छोड़ नहीं सकते हैं। राइट, सो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तृतीयक गतिविधियों के बारे में, टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में, क्या होती हैं ये। सो टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज यानी कि जो तृतीयक गतिविधियां होती हैं। अभी तक हमने प्राइमरी एक्टिविटीज देखा, जैसे कि एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज देखा, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर से, खेती से निकल करके आते हैं, फूड प्रोसेसिंग और मार्केट तक पहुंचते हैं, ये सारी चीजें आपकी आती हैं द्वितीयक गतिविधियां यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत। आज टर्सरी एक्टिविटीज यानी कि तृतीयक गतिविधियां और क्वार्टनरी एक्टिविटीज यानी कि चतुर्थक गतिविधियां, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो सबसे पहले टर्सरी एक्टिविटीज के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज क्या हैं, जान लेते हैं। ट्रेड, देखो जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, वो टर्सरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ से जो सवाल पूछने की लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत आपसे घुमा के पूछा जाएगा, कि बहुत कॉम्प्लेक्स बना के सेंटेंस को पूछा जाएगा। नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, A, B, C एंड D। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो कि टर्सरी एक्टिविटीज यानी कि तृतीयक गतिविधियों के अंतर्गत आता है, या निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक के अंतर्गत आता है। अब वहीं पर आपको दे दिया कृषि, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आपका कहाँ पर आ जाएगा, टर्सरी एक्टिविटीज के अंतर्गत। इस तरीके के आपको जो समझ है वो बनानी है। बेसिकली क्या है, आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है, जब बार बार आप पढ़ोगे, क्लास करोगे, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ोगे, तो जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, जब आप वो पढ़ोगे, दोनों ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जब आप दोनों पढ़ते हैं, यही आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आपको ये सारे जो टॉपिक हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेड यानी कि व्यापार, ट्रांसपोर्ट परिवहन, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, एंड सर्विसेज सम ऑफ द टर्सरी एक्टिविटीज डिस्कस इन दिस सेक्शन। यहाँ पर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड के बारे में देखेंगे, ट्रेड कितने प्रकार का होता है, ट्रेड होता क्या है, ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, एंड कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, और सर्विसेज के बारे में देखेंगे, सेवाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी की तबीयत खराब हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो आपको सर्विस दे रहा है ना, वो आपको ठीक करता है, तो ये सर्विस में आ जाएगा। टीचिंग आपका सर्विस में आता है। सो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार एवं वाणिज्य। क्या है व्यापार एवं वाणिज्य? ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस एल्सवेयर। जैसे कि मान लो सब्जी आप मार्केट में खरीदने जाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि सब्जी जो है वो मार्केट में उगाई जाती है। कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद प्रोड्यूस कहीं और किया जाता है, उगाया कहीं और जाता है, बेचा या खरीदा कहीं और जाता है। ये आता है आपका ट्रेड के अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत। यानी सब्जी खेत में होती है, रूरल एरिया में होती है, गांव में होती है, ग्रामीण क्षेत्र में होती है, वहां से जो उनके लोकल मार्केट्स होते हैं, वहां पर उनको बेचा जाता है, वहां से फिर आगे जाती है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रेड, व्यापार। ठीक है, and all the services in retail and wholesale trading or commerce are specifically intended for profit। दूसरी चीज क्या है कि खुदरा और थोक व्यापार, चाहे कोई सर्विस ऐसी हो जो होलसेल में हो या फिर रिटेल में हो,
लेकिन सारा का सारा ये जो काम होता है ये एक इसके कॉमन होता है। वो क्या होता है? ये लाभ के लिए किया जाता है, फॉर प्रॉफिट, लाभ के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ फ्री में कोई सर्विस दिए जा रहा है, नहीं, ये नहीं होता है यहाँ पर। सो खुदरा और थोक व्यापार या वाणिज्य में जितनी भी सेवाएं आपको दी जाती हैं, उसमें सेवा देने वाले व्यक्ति का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो आपको सेवा देता है। और इसी को बोलते हैं कॉमर्स, या इसी को हम ट्रेड या व्यापार बोलते हैं, राइट। दूसरी चीज हम यहाँ देखेंगे, द टाउन एंड सिटीज वेयर ऑल दीज वर्क्स टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। और जहां पर भी ये काम किए जाते हैं, जिन भी कस्बों में या जिन भी शहरों में इस तरीके के जो सारे काम किए जाते हैं, उनको आप व्यापारिक केंद्र बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं ट्रेडिंग सेंटर। तो ये ना पीछे सवाल पूछा गया है कि ट्रेडिंग सेंटर क्या होता है, या फिर एक कस्बा है मान लीजिए और वहां पर सभी प्रकार के ऐसे, ये वहां पर क्या खुदरा व्यापार हो रहा है, थोक व्यापार हो रहा है, तो इस तरीके के जो काम है जो लाभ के लिए किए जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन शहर या टाउन को क्या बोलते हैं, तो ये होता है ट्रेडिंग सेंटर। तो ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग सेंटर क्या होता है, क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछा गया है, ट्रेड क्या है यहाँ से भी पूछा गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, the rise of trading from barter at the local level to money exchange of international scale has produced many centers and institutions such as trading centers or collection and distribution points। यानी कि the rising of trading from barter to the local level, स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय, बार्टर क्या होता है कि लोकल लेवल पर, मान लीजिए किसी को, जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में ना ये अभी भी होता है। मान लो वहां पे क्या है, सब लोग तो ऐसा है नहीं कि अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं, और किसी को सब्जी चाहिए तो क्या करेंगे लोग कि गेहूं, अनाज के बदले सब्जी खरीद लेना, है ना। इस तरीके की जो चीजें होती है इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। एक वस्तु दे करके आप दूसरी वस्तु खरीद रहे हैं। मान लो गेहूं दे करके आप किसी से बाजरा ले रहे हैं, सरसों दे करके आप किसी से गेहूं ले रहे हैं, राइट। दो दाल हैं, एक व्यक्ति है ए, दूसरा है बी, इनके पास मूंग की दाल है और इनके पास मान लो अरहर की दाल है। इनको चाहिए मूंग और इनको चाहिए अरहर। अब ये क्या करेंगे, ये इनको 1 kg मूंग दे देंगे, ये इनको 1 kg अरहर दे देंगे। ये होता है बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, ठीक है। सो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। एक एक चीज मैं आपको क्लियर करके चलूंगी, और आप जब फ्रीक्वेंटली क्लास रिपीटेशन में देखोगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। स्थानीय स्तर पर जो वस्तु विनिमय होता है, वहां से लेकर के अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मुद्रा विनिमय। अब देखो लोकल लेवल पर तो ये बार्टर सिस्टम हो जाता है, एक वस्तु देकर के आप दूसरी वस्तु खरीद लेते हैं। लेकिन जब यही चीज पहुंचती है राष्ट्रीय या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहां तो करेंसी एक्सचेंज की बात होती है, मुद्रा विनिमय होता है। यानी आपने कोई चीज लेनी है तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, करेंसी देनी पड़ेगी। या उनको कोई चीज यहाँ से इंपोर्ट करनी है, आपको एक्सपोर्ट करनी है, तो वो आपको क्या देंगे, वो आपको करेंसी देंगे। इस तरीके की चीजें होती हैं। व्यापार के बढ़ने से कई केंद्र और संस्थाएं पैदा हुई हैं, जैसे कि व्यापार केंद्र, ट्रेडिंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान रखना है आपको। संग्रह और वितरण केंद्र, और देखो स्टोरेज, कई बार आप सुनते हैं कि जैसे गेहूं की जब हार्वेस्टिंग होती है, राइट, ये हमारे भारत की अपनी और स्पेशली नॉर्थ इंडिया की समस्या है बहुत ज़्यादा, कि जब गेहूं की हार्वेस्टिंग होती है तो इतने स्टोरेज नहीं है, इतने भंडारण नहीं है कि गेहूं को अच्छे से स्टोर किया जा सके। और कई बार मंडियों में बेचा जाता है, किसान बेचने जाते हैं, उस समय बारिश का भी मौसम होता है, क्योंकि उसी समय पर दक्षिण पश्चिम मानसून भी आता है, बारिश भी होती है। तो बारिश हुई, गेहूं को जैसे तैसे खेत से लेकर के मंडी में पहुंचाया, किसान ने पूरा मेहनत की, और वहां पे जाकर के क्या हुआ, गेहूं भीग गया, सड़ जाता है। अगर मान लो बिछ भी गया तो गवर्नमेंट का भी तो लॉस है ना, अगर वो कोई चीज खराब हो जाती है तो अगर गवर्नमेंट का लॉस, फिर अल्टीमेटली किसका, देश का लॉस है, पब्लिक का लॉस है, ठीक है। एंड व्यापार केंद्रों को ग्रामीण और शहरी विपणन केंद्रों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखो ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं ना, इनको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। कौन से, एक तो रूरल और अर्बन मार्केटिंग सेंटर, यानी कि कुछ सेंटर्स को ऐसे डिवाइड किया जाएगा जो ग्रामीण स्तर पर काम करते हैं, और कुछ को किया जाएगा जो शहरी स्तर पर काम करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स कैटर द नियर बाई सेटलमेंट, जो ग्रामीण स्तर पर ये सेंटर्स बनते हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र, ग्रामीण मार्केटिंग रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, यानी कि
कोई एक ऐसी जगह है ग्रामीण क्षेत्र में जहां से आप सारी चीजें खरीद सकते हैं, वो क्या करता है, आसपास के जो भी क्षेत्र होता है वो उनकी जरूरतों को, बस्तियों की जरूरतों को पूरा करता है। और आपने देखा भी होगा कि एक मान लो एक शॉप है, गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर होती है, और उस ब्लॉक में आने वाले लगभग हर एक गांव की जरूरतों को वो पूरा करता है। लोग वहीं पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई जाके डिस्ट्रिक्ट में सामान ले रहा है, कैपिटल से सामान ले रहा है, नहीं, है ना। आने अड़ोस पड़ोस के जो 10-15 गांव होते हैं वो एक शहर, एक टाउन होता है छोटा सा, वहां पर शॉप होती हैं और वहां से सारी जरूरतें उनकी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। दे आर क्वेसी अर्बन सेंटर्स। अच्छा, ये जो सेंटर होते हैं ना ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ट्रेडिंग सेंटर होते हैं, मार्केटिंग सेंटर होते हैं, ये अर्ध शहरी केंद्र होते हैं, क्वेसी अर्बन सेंटर होते हैं। ना तो ये ग्रामीण होते हैं पूरे तरीके से और ना ही ये शहरी होते हैं, दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते, ये बीच में होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ब्लॉक में, जो ब्लॉक होता है, जैसे आपका गांव है, उसके बाद आपका ब्लॉक, फिर तहसील आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर राज्य, इस तरीके से जो डिवीजन होता है। तो जो ब्लॉक होता है ग्रामीण स्तर से, ग्राम पंचायत से ऊपर जो ब्लॉक पंचायत आपकी होती है, और वहां पर जो जितने भी आसपास के गांव होते हैं उनको, अब देखो वहां पे क्या होता है, वो गांव भी नहीं होता है और वो शहर भी नहीं होता है। तो इसी को अगर मान से पूछ लिया जाए आपसे कि क्वेसी अर्बन सेंटर क्या होते हैं, ना तो पूर्ण रूप से शहर होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से गांव होते हैं, दोनों में से किसी भी नॉर्म्स को ये कंप्लीट नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये है आपकी रूरल मार्केट, है ना, ये आपकी रूरल मार्केट है, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा इस तरीके से सब्जियां आप खरीदते हो जा करके, जब मार्केट लगती है ना, कपड़े खरीदते हो, बर्तन खरीदते हो, दाल खरीदते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, और आसपास के गांव वाले आकर के यहाँ से एक ही जगह से लेकर के जाते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसी जगह होती है जहाँ जो आसपास की बस्तियों की, गाँव की सभी जरूरतों को पूरा करता है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे पीरियोडिक मार्केट। ये क्या होती है पीरियोडिक मार्केट? इसको आवधिक बाजार भी बोला जाता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि आवधिक बाजार क्या होता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा क्या होता है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Periodic market in rural area are found where there are no regular markets and local periodic market are organized at different temporal intervals। यानी कि जो आवधिक बाजार होते हैं ये वे बाजार होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार वहां पाए जाते हैं जहां कोई नियमित बाजार नहीं होते, और स्थानीय आवधिक बाजार अलग अलग समय अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि मान लो किसी जगह पर, किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक जगह है और वहां पर अगर मान लो मंडे को मार्केट लग रही है, मंडे को मार्केट लगती है, ठीक है, और उसकी टाइमिंग भी होती है, तो फिर बाकी डेज में नहीं लगेगी कि ट्यूसडे वेडनेसडे, नहीं, सिर्फ मंडे को लगेगी। इसको बोलते हैं आवधिक बाजार, यानी कि स्पेसिफिक एक विशेष समय अंतराल पर एक विशेष जगह पर ये मार्केट लगती है, और अगेन आसपास का जो भी ग्रामीण एरिया होता है उनकी ज़रूरतों को ये पूरा करता है। जैसे अभी आपने देखा पीछे कि जो रूरल मार्केट होती है वो किस तरीके से पूरा करती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दीज में बी वीकली, ये वीकली हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एंड बाय वीकली, हफ्ते में 2 बार भी हो सकती है, कि हो सकता है मंडे को भी लग जाए और फ्राइडे को भी लग जाए, या हो सकता है केवल संडे को ही लगे, अदरवाइज कोई डे इसमें नहीं होगा, राइट। एंड फ्रॉम पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरिया मीट देयर टेम्परली अक्यूमुलेट्स डिमांड, और जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं उनको वो यहाँ से फुलफिल कर लेते हैं। तो ऐसा पीरियोडिक जो मार्केट होती है वो वंस इन अ वीक हो सकती है, सप्ताह में एक बार हो सकती है, एंड ट्वाइस इन अ वीक भी हो सकती है, यानी कि 2 बार भी हो सकती है, एक हफ्ते में 2 दिन भी हो सकते हैं, और वो कोई भी दिन हो सकते हैं। डिसाइड टाइमिंग उनकी हो सकती है कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक लगेगी। तो इस तरीके की चीज़ें ये होती हैं पीरियोडिक मार्केट के बारे में। तो अब ध्यान रखना है आपको कि पीरियोडिक मार्केट क्या होती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसी तरीके की प्रैक्टिकल चीज़ें आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाता है इसमें। अब ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप अर्बन एरिया में रहने वाले हो तो आपको तो पता ही नहीं है। और इस तरीके की जो मार्केट्स होती है ना पीरियोडिक मार्केट, वो अर्बन एरिया में भी लगती हैं।
क्योंकि अर्बन एरिया का जो आउटस्कर्ट्स एरिया होता है, जो डेवलपिंग एरिया होता है, वो ना तो शहर में आता है ना ही गांव में आता है। तो वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छी शॉप या मॉल से शॉपिंग नहीं कर सकते। तो क्या होता है, वहाँ की ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए अर्बन एरिया से रिलेटेड जो भी आउटस्कर्ट्स एरिया होते हैं, वहाँ पर भी ये पीरियोडिक मार्केट्स लगती हैं। और आप लोग इस चीज़ से भलीभांति परिचित होंगे। कौन यहाँ पर गया है, देखा है या जाना है इस चीज़ को, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। जब आप ये क्लास कर रहे हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं। दीज मार्केट्स आर हेल्ड ऑन स्पेसिफाइड डेट्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये जो मार्केट्स होते हैं ना, ये एक स्पेसिफाइड टाइम पर होते हैं, डेट पर होते हैं, डे पर होते हैं। एक विशेष तिथि होती है, एक विशेष दिन होता है और एक विशेष टाइम होता है। और मान लो आज मंडे को ये एक जगह पर लगेंगे, फिर ये ट्यूसडे को कहीं और लगेंगे। अगर हफ्ते में एक दिन एक जगह पर है, तो अगर 2 दिन लगता है तो भी ऐसा ही होता है। तो ये मूव करते रहते हैं अलग अलग समय पर, ठीक है। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। यानी कि जो शहरी विपणन केंद्र होते हैं, जो अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं, जहां से जाकर के आप वस्तुएं खरीदते हो, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हो, इनमें क्या होता है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विस होती है, अधिक व्यापक ये विशिष्ट शहरी सर्विस होती हैं इनमें। यानी कि आप अगर सिटी में, मान लो किसी बड़े शहर में आप किसी शॉप पर जा रहे हो, मार्केटिंग सेंटर पर जा रहे हो, तो वहाँ को उस एरिया, उस अर्बन एरिया के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। वो वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने वाली चीज़ें होंगी, राइट। आप जैसे मॉल में जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, तो जो स्पेसिफिक ज़रूरत है, यानी कि अगर कपड़ों की एक मार्केट है तो सिर्फ कपड़ों की ही एक शॉप होगी, राइट। तो इस तरीके की, मानो शूज़ की शॉप है तो केवल शूज़ की शॉप। तो विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरों में कुछ विशेष मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं, विपणन केंद्र होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड they provide ordinary goods and services as well as many of specialized goods and services required by people। और ये साधारण वस्तु और सेवाओं के साथ साथ लोगों द्वारा आवश्यक कई विशेष वस्तु और सेवाओं को भी प्रदान करते हैं। अर्बन एरिया में जो मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं, जो विपणन केंद्र होते हैं, ये बहुत ऑर्डिनरी आवश्यकताओं को भी आपकी पूरा करते हैं और कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं उनको भी पूरा करते हैं। इस तरीके के सेंटर्स आपको अर्बन एरिया में मिल जाते हैं। एंड अर्बन सेंटर्स देयरफॉर ऑफर मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप्स गुड्स एज वेल एज मैनी स्पेशलाइज्ड मार्केट्स डेवलप। इसीलिए क्या होता है कि जो शहरी केंद्र होते हैं, जो अर्बन सेंटर होते हैं, ये निर्मित वस्तुओं के साथ साथ कई विशेष बाजार भी विकसित करते हैं। यानी कि कुछ यहाँ पर मैन्युफैक्चरड गुड्स भी होते हैं, चीज़ें बनती हैं, उनके साथ साथ कुछ स्पेशलाइज्ड मार्केट्स को भी ये डेवलप करते हैं। क्लियर है ये चीज़। आगे हम यहाँ पर देखेंगे रिटेल ट्रेडिंग, बहुत चर्चा में रहता है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है। क्या होता है रिटेल ट्रेडिंग? आप बोल तो लेते हो कि ये रिटेल में मिला है सामान, या तो ये होलसेल की मार्केट है, होलसेल में मिला है। कई बार ऐसे आपने सुना होगा कि आप मान लो कपड़े खरीदने गए। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे कि दिल्ली में चांदनी चौक है ना। मैं मान लो अगर आपको एग्जांपल दूं कि दिल्ली में है चांदनी चौक, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन गया है यहाँ पर। अभी देखो शादियों का सीजन चल रहा है, तो मोस्टली क्या होता है कि लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, कपड़े, बर्तन, शादियों में एक दूसरे को देने लेने के लिए काम होता है। तो होता क्या है कि बहुत बार आपने ये शब्द ना यहाँ के लिए सुना होगा कि आप चांदनी चौक में जाओ, आपको होलसेल में अगर लोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, अगर किसी रिटेल शॉप से लोगे तो आपको महंगा मिलेगा। यानी कि ये जो रिटेलर होते हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ सामान खरीदते हैं। कहाँ से? होलसेल सेंटर से, जहाँ पर वस्तुएं एक साथ मिलती हैं, राइट। तो वो क्या होता है, वो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ खरीदेंगे एक दे देंगे, नहीं, वो एक तरीके की कम से कम 12 चीज़ें आपको देंगे, 1 दर्जन चीज़ें आपको देंगे, राइट। और ये क्या करते हैं, यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ एक भी चाहिए ना, तो ये एक भी दे देंगे आपको। इसको बोलते हैं रिटेलर। जितनी आपको आवश्यकता है रिटेलर ट्रेडिंग में आपको उतना मिल जाएगा। बट होलसेल ट्रेडिंग जब होती है तो वहाँ पर आपको एक साथ बहुत सारा सामान खरीदना होता है। क्लियर? आप समझ गए होंगे रिटेलर और होलसेल ये होता क्या है दोनों। सो
दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। यानी कि जब आप बात रिटेल ट्रेडिंग की करते हैं तो ये व्यवसायिक गतिविधि है। ये आप सभी जानते हैं, रिटेलिंग मतलब व्यवसायिक गतिविधि है जो सीधे उपभोक्ताओं को माल बेचता है। यानी कि डायरेक्ट कंज्यूमर्स जो होते हैं, शॉप पर आप गए, आपने एक शर्ट खरीदनी थी, आप कहाँ गए, आप शॉप पे गए। आप वहां तो जाओगे नहीं जहां पर शॉप बनती है, या आप होलसेल सेंटर शॉप में भी नहीं जाओगे, है ना। आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे रिटेल की शॉप पर। आपको सिर्फ एक शर्ट लेनी है और ये क्या करता है, ये खरीदेगा जहां से बनी थी वहां से लेकर के आते हैं, होलसेल ट्रेडर होते हैं। और रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो लेते हैं होलसेल ट्रेडर से, और फिर कंज्यूमर लेता है रिटेलर से। ठीक है। सो डायरेक्ट कंज्यूमर को अप्रोच कौन करता है, रिटेलर्स करते हैं, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को अप्रोच करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडिंग टेक प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और स्टोर सोलिली डिवोटेड सेलिंग। और मोस्टली क्या होता है कि अधिकांश जो खुदरा व्यापार होता है ये निश्चित प्रतिष्ठान या दुकानों में होता है जो केवल बिक्री के लिए समर्पित होते हैं। रिटेलर जो होते हैं या रिटेल शॉप जो होते हैं, यहाँ पर सिर्फ सामान बेचा जाता है, यहाँ बनाया नहीं जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, वो सामान को बनवाते भी हैं और उसको फिर होलसेल में ट्रेड करते हैं। किसको, रिटेलर को। रिटेलर क्या करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को अप्रोच करते हैं या कंज्यूमर उनसे अप्रोच करता है और वो अपना सामान बेचते हैं। तो केवल सेलिंग का काम होता है कहाँ पर, रिटेल ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रीट पैडलिंग, हैंडक्राफ्ट्स एंड ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। अब देखो एक चीज और होती है, ये जो रिटेल ट्रेडिंग है ना, ये दो प्रकार की हो सकती है। ये रिटेल ट्रेडिंग हो सकती है दो प्रकार की। एक तो हो सकती है स्टोर रिटेल, जैसे आप शॉप पर जाकर के मान लो आपने एक शर्ट लेनी है वो खरीदी। और दूसरा हो सकता है नॉन रिटेलर, नॉन रिटेलर ट्रेड। अब ये क्या हो गया, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो क्या होता है, वो आपके घर जाके सामान देके जाते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि, और इसीलिए जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको प्राइस जो होता है वो कम मिलता है जब आप शॉप पर जाकर के खरीदते हैं, क्योंकि उनको वहां पर शॉप का भी रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट होलसेल से खरीदते हैं, एक अपना स्टोरेज लिया, वहां पर रखा सामान, और जैसे ही किसी का ऑर्डर आया आपको पहुंचाएंगे आपके घर पर। तो इनका स्टोर का किराया बच जाता है, बहुत सारी चीजें इनकी बच जाती हैं, राइट। तो इसको हम बोलेंगे नॉन रिटेलर स्टोर, नॉन स्टोर रिटेलर। सो समझ में आ गया कि जो रिटेल ट्रेडिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टोर रिटेल और दूसरा होता है नॉन स्टोर रिटेल, जो कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, कोई भी चीज आप खरीदते हो, राइट। ऐसे ही मान लो आपको खाना खाना है, आप रेस्टोरेंट जाते हो, बाहर बैठ के खाना खाते हो रेस्टोरेंट में। अब वहां पर आपको इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं कि आपको वेटर खाना सर्व करेंगे, आपको एसी आप वहां पर यूज करते हैं, प्रॉपर टेबल चेयर पर बैठे हैं आप, राइट। वहीं पर जब आप खाना ऑनलाइन मान लो किसी भी ऐप से मंगवाते हो तो वो खाना आपके घर पे आ जाता है, तो वहां पे बाकी सारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। एंड आगे देखते हैं हम इसको। अब हम बात करेंगे होलसेल ट्रेडिंग की। रिटेल ट्रेडिंग आपको पता चल गया क्या होता है, और ये दो प्रकार का होता है, स्टोर रिटेल ट्रेडिंग और नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। स्टोर रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक स्टोर होता है, जो कंज्यूमर जब जाकर के उनको अप्रोच करते हैं और वहां पर केवल सेलिंग का काम होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता है। दूसरा आता है नॉन स्टोर रिटेलिंग, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है किसी भी चीज की, किसी की भी, कोई गैजेट्स आप मंगवा रहे हैं, आप फोन मंगवा रहे हैं, आप घड़ी मंगवा रहे हैं, कपड़े मंगवा रहे हैं, तो वो नॉन स्टोर रिटेलिंग में आता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे होलसेल ट्रेडिंग की, यानी कि थोक व्यापार की। जब आप कोई चीज थोक में खरीदते हो, एक साथ खरीदते हो, क्या होता है ये, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। Wholesale trading constitutes bulk business through the numerous intermediary merchants and supply house, not through retail stores। यानी कि जो थोक व्यापार होता है, इसमें थोक व्यापार शामिल है कई मध्यस्थ व्यापारियों और आपूर्ति घरों के माध्यम से, खुदरा स्टोर के माध्यम से नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है थोक व्यापार में,
यहाँ पर रिटेलर सामान खरीदते हैं, या यहाँ पर कोई एक स्टोर लेगा वो अपना सामान खरीदेगा, चेन स्टोर जैसे होते हैं वो रिटेलर को देगा, कंज्यूमर्स रिटेलर से खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कंज्यूमर जाके यहाँ से ले, अगर लेगा भी तो उसको फिर बहुत सारा सामान लेना पड़ेगा। अब मान लो आपकी आवश्यकता ही नहीं है, आपको उतनी आवश्यकता ही नहीं है, तो आप क्यों पैसे खर्च करोगे एक साथ इतना सारा सामान लेने में। लेकिन इनका तो नियम है, ये आपको एक पीस किसी चीज का तो देंगे नहीं, ठीक है। And some large stores including chain stores are able to buy directly from the manufacturers। अब देखो, चेन स्टोर भी होते हैं कुछ, जो बड़े स्टोर सीधे निर्माताओं से खरीद लेते हैं। कुछ बड़े स्टोर ऐसे होते हैं जो होलसेलर से भी नहीं लेते। वो किससे लेते हैं? वो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, जहां पर वस्तुओं का निर्माण होता है, जहां पर वस्तुओं को बनाया जाता है, वो सीधे के सीधे वहां से खरीदते हैं। यहाँ से बीच में से इनको भी हटा देते हैं, होलसेलर को। क्लियर? ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। अब हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, या कोई भी चीज है, जैसे मान लो आपको डिनर सेट खरीदना है, ठीक है। अगर हम मान लो यहाँ पर एग्जांपल करें होलसेल ट्रेडिंग का, मान लीजिए आपको डिनर सेट खरीदना है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अगर आप एक डिनर सेट लोगे तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रिटेल की शॉप पर जाना पड़ेगा। अगर आपको एक साथ 12 से 13 चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? होलसेल की ट्रेड सेंटर पर जाना पड़ेगा। और प्राइस में डिफरेंस होगा। अब जरूरत तो आपको एक की है तो आप रिटेलर पे जाओगे, और वहीं पर मान लो आपको ज्यादा चाहिए और आपको होलसेल वाले से भी कांटेक्ट नहीं करना है, तो जहां पर ये बनते हैं आप डायरेक्ट वहां अप्रोच करोगे। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे इसका जो प्राइस होता है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की या परिवहन की। So, transport is a service or facility by which people, materials, and manufactured goods are physically carried from one location to another। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है ये एक सेवा है, ये एक सुविधा है जिसके द्वारा लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। वस्तुओं को या किसी भी प्रकार की सामग्री को आप एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, लेकर के जा सकते हैं, फिजिकली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्ट। कई बार सिर्फ ना आपसे डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, आप हमेशा यूज करते हो कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, आपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज किया या आपने वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया, आप कुछ भी ऐसे वर्ड्स यूज करते हो। बट यही अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, या फिर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपोर्ट, और 4 स्टेटमेंट आपको दे देगा ABCD करके कि इनमें से ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस, ट्रांसपोर्ट इज अ कुछ भी इस तरीके के आपको अगर मान लो बना कर दे दिया जाए, तो ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है, परिवहन जो होता है, वो एक प्रकार की सेवा या सुविधा है जो किसी भी प्रकार की वस्तु, लोग, सामग्री को भौतिक रूप से फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मेंस बेसिक नीड टू मोबिलिटी। दूसरी चीज क्या है, ये एक संगठित उद्योग है। जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये भी एक इंडस्ट्री है। और कैसी इंडस्ट्री है? ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। आपने एक शब्द सुना होगा अभी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि संगठित एंड असंगठित। मान लो संगठित एंड असंगठित। अब देखो ये जो 2 वर्ड्स हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें अपने आप में समेटे हुए हैं, ठीक है। तो जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, और ये मनुष्य की गतिशीलता की जो बुनियादी बेसिक नीड है ना, उसको पूरा करने के लिए बनाया गया था। मान लो आपको ट्रैवल करना है, आपको कहीं जाना है, तो आप कैसे जाओगे? अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो पैदल कितना चल लोगे आप? आपने देखा था ना कोविड में जब सारी चीजें बंद हो गई थी, तो कितनी सारी प्रॉब्लम, कितनी ज्यादा लोगों ने प्रॉब्लम फेस की थी। लोग कहाँ से कितना दूर से पैदल जा रहे थे, और उनको रास्ते में, मतलब व्यक्ति की क्षमता है एक, ठीक है, आप कितना उसको एक्सटेंड करोगे बिना प्रैक्टिस के। वो भी अचानक से एकदम से आपके ऊपर कोई चीज ऐसी पड़ जाए क्योंकि सब बंद हो गया, अब किसी को कोई बस, ट्रेन, फ्लाइट का से ट्रेवल नहीं करने दिया जाएगा। अचानक से हुआ था, रैंडमली कोविड में हुआ था। तो मोबिलिटी जो है वो बेसिक आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है व्यक्ति की। उसको पूरा करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का इजाद हुआ,
परिवहन उद्योग जो कि एक संगठित क्षेत्र का उद्योग है, इसका इजाद हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। यानी कि अभी जो सोसाइटी है हमारी, ये एक मॉडर्न सोसाइटी है। लोगों के पास टाइम नहीं है। आपको पता है कितनी भाग दौड़ वाली लाइफ है, कितनी भाग दौड़ वाला जीवन है ना। चाहे आप स्टूडेंट को देखो, चाहे आप किसी जो मान लो किसी को भी, आप स्टूडेंट को देखिए, आप कोई डॉक्टर है उसको देखिए, क्योंकि फैमिली भी देखनी है, अपना जॉब भी देखना है, या कोई कॉर्पोरेट जॉब वाले जो सेक्टर के लोग हैं उनको देखिए, या फिर आजकल जो एडटेक इंडस्ट्री आप उसको देखें। टाइम किसी के भी पास नहीं है और सबको हर चीज़ बहुत जल्द, बहुत क्विकली चाहिए होता है। और आपको पता है इसी का एक परिणाम है कि आप घर बैठे जो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग वाला हमने अभी डिस्कस किया ना पॉइंट्स, जो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन घर पे सामान मंगवाना आप जो करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी का हिस्सा है कि टाइम होता नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं। वेट करने की जो क्षमता थी ना, पेशेंस की जो कैपेसिटी थी, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। वेट हम करना ही नहीं चाहते, वन वे हम रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, तो आपको बहुत स्पीडी चीज़ें चाहिएंगी। तो यहाँ पर जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज जो है, ये वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं का वितरण और इनके उपभोग में सहायता के लिए तीव्र कुशल परिवहन प्रणालियों की आवश्यकता होती है, कि जैसे ही चीज़ें प्रोड्यूस हों तुरंत मार्केट में पहुँचे और फिर लोगों तक पहुँचे, कंज्यूमर्स तक पहुँचे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो कि परिवहन को, जो कि ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं। तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। देखते हैं कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले, डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है। अगर कहीं की जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, परिवहन की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आजकल आप देखते हो, आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगा। ऐसे क्यों? अगर हम उदाहरण लेते हैं दिल्ली का, मान लो हम दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, राइट। एरिया वाइज दिल्ली बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। पूरे देश भर से लोग दिल्ली में आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग क्लास है ना, अलग अलग जॉब्स के लिए लोग आते हैं, वहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं। तो आप एक चीज़ सोचो, दिल्ली गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन की, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा खासा वहाँ पर चलता है। दूसरी चीज़, मेट्रो वहाँ पर है और लोगों के पास अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की इतनी समस्या है। हमेशा ट्रैफिक आपको दिखेगा, चाहे आप मेट्रो में चले जाओ भीड़ दिखेगी, या आप किसी भी तरीके से वहाँ पर आप ट्रैवल करो, आपको परेशानी का ही सामना करना पड़ता है, राइट। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड होती है, जो परिवहन की डिमांड होती है, जनसंख्या से तय होती है कि कहीं किसी विशेष राज्य की, विशेष शहर की कितनी जनसंख्या है, और उसी के हिसाब से उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। एंड द लार्जर द पॉपुलेशन साइज, द ग्रेटर इज द डिमांड ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, परिवहन की मांग उतनी ज़्यादा होगी। आप मेट्रो में कभी भी ट्रेवल कर लो, सुबह कर लो, दोपहर को, शाम को, कभी भी कर लो, आपको भीड़ ही मिलेगी। आप बस से चले जाओ तो भी आपको भीड़ मिलेगी। आप अपनी गाड़ी से निकल जाओ तो फिर आप पहुंच ही गए, क्योंकि आपको हर जगह रेड लाइट पे रुकना है, प्लस आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि वहाँ पर आप टाइम से पहुँचने के लिए कि आपको आधे घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है कम से कम। सो इस तरीके की चीजें हैं, राइट। दूसरी चीज, रूट्स डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज। मार्ग इस पर निर्भर करते हैं कि शहर का स्थान कहाँ है। जो रूट्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। Town, villages, industrial centers, and the raw material pattern of the trade between them, and nature of the landscape between them, type of a climate, and funds available for overcoming obstacles along the length of the route। यानी कि शहर, गांव और औद्योगिक केंद्र और कच्चा माल, उनके बीच व्यापार का जो स्वरूप है, जो व्यापार का नेचर है, ये उनके बीच क्या करता है, लैंडस्केप, यानी कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, या फिर मार्ग की लंबाई, ये प्रभावित करती है ट्रांसपोर्टेशन को। बाधाओं को दूर करने के लिए ये उपलब्ध कराया जाता है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कम्युनिकेशन की।
यहाँ पर हम देखेंगे संचार के बारे में, कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे हमने ट्रांसपोर्ट देखा कि ट्रांसपोर्ट क्या है, वैसे ही कई बार हम बोलते हैं कि कम्युनिकेट करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, मिस कम्युनिकेशन हो गया। आप ऐसे शब्द यूज करते होंगे या आपके लिए किसी ने कभी ना कभी किया होगा। तो वो जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, अगर सेम चीज हमसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखना है हमें यहाँ पर, ठीक है। Communication services involves the transmission of words and messages, facts and ideas। यानी कि जो संचार सेवाएं हैं इनमें शब्द और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रसारण होता है। मान लो आप किसी से बोल करके कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है, या आप किसी को कुछ इंडिकेट कर रहे हो तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो, आप साइन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। वहीं पर आप किसी को कोई फैक्ट बता रहे हो, राइट। तो ये सभी आपके कम्युनिकेशन का या संचार का ही साधन होते हैं या माध्यम होते हैं। आगे हम देखेंगे द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग preserved messages and help to make communication dependent on the means of transport। यानी कि लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया है और संचार को परिवहन के माध्यम पर निर्भर बनाने में मदद की है। क्लियर। कई बार क्या होता है, आप टेक्स्ट करके, आप व्हाट्सएप करके किसी को अपनी बात बोल रहे होते तो है तो ये भी कम्युनिकेशन, लेकिन इसका मीडियम चेंज हो गया है क्योंकि अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, लिख करके किसी को बता रहे हो कोई चीज। मीडियम जस्ट चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। These were actually carried by hands, animals, boat, road, rail and air। यानी कि इन्हें वास्तव में हाथ, जानवर, नाव, सड़क, रेल, हवाई मार्ग से ले जाया जाता था। एंड दैट इज वाई ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो रेफर्ड इज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन where the transport network is efficient, communication are easily disseminated। यानी कि जहां पर परिवहन नेटवर्क कुशल होता है वहां पर संचार बहुत आसानी से होता है। आपने ये चीज देखी होगी, जो डेवलप्ड सिटीज होते हैं या डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहां पर आप एक चीज देखेंगे। देखो, बोला किया जाता है कि किसी भी देश का जो विकास होता है ना वो अच्छे रोड्स पर निर्भर करता है। क्यों? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना है इसके बारे में कि क्यों करता है। ये जो सेंटेंस है कि अच्छे रोड्स एक विकसित देश की इंडिकेशन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रोड्स अच्छे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, तो लोगों को अपने घर से अपने जॉब तक जाने के लिए या किसी भी तरीके से किसी भी उद्देश्य के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, चाहे आप जॉब पर जा रहे हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप किसी बहुत इमरजेंसी के लिए जा रहे हो, आपका टाइम सेव होता है। और जितना आपके पास ज़्यादा समय होगा उतने आप ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होगी। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, आपका टाइम। और बेसिकली हम जो काम कर रहे होते हैं, और देखो होता भी है, जिस देश की जनसंख्या जिस तरीके की होती है, उस देश का जो विकास होता है, उस देश का जो फ्यूचर होता है, या उस देश की जो इमेज होती है ना, वो उसी तरीके की होती है, ठीक है। सो ये हम पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने किस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपनी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, कितने प्रोडक्टिव आप हो पाते हो एक दिन में, ये डिपेंड करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे टेली कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, यानी कि दूर संचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। क्या है दूर संचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी? टेली कम्युनिकेशन क्या है? हम जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन पे हम बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये टेली कम्युनिकेशन हो गया, प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट। So, telecommunication driven by modern technology has revolutionized communication with instant message delivery and reducing time from week to minutes। आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा संचालित दूर संचार ने त्वरित संदेश वितरण के साथ संचार में क्रांति ला दी है, जिससे समय हफ्ते से घटकर सिर्फ मिनट में आ गया है। यानी कि आपको किसी से बात करनी है, पहले क्या होता था, पहले अगर किसी को बात करनी होती थी लोग लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे, उसको भेजते थे। अब आप लिखोगे, फिर आप पोस्ट ऑफिस जाओगे उसको पोस्ट करने, फिर वो 2 से 3 4 5 दिन में वहां पर पहुंचेगा। फिर वहां जब पहुंचेगा उसको वहां का जो लोकल पोस्टमैन होगा जहां से आप जहां भेजा है, वो हो सकता है 2 दिन में जाए, वो हो सकता है 3 दिन में जाए।
क्योंकि लोकल लेवल पर चीज़ ऐसे ही होती है फिर, ठीक है, कि एक साथ उस एरिया के जब लेटर आते हैं 10 15 20, तो उनको इकट्ठा करके जाएंगे और एक साथ सबको दे देंगे, ठीक है। वो वहां पर जाएंगे, उनको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और आप मान के चलो कई बार तो 10 से 15 और 20 दिन लग जाते थे इस चीज़ में, और महीनों लग जाते थे। लेकिन वहां से क्या हुआ कि फिर इस चीज में स्पीड पोस्ट होने लग गया, यानी कि जो चीज वहां पर 10 15 दिन में होती थी, 20 दिन में होती थी, वो हफ्ते में होने लग गई, राइट। स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री, तो ये 3 4 दिन में मिल जाता था लेटर्स। उसके बाद आपके मोबाइल फोन आ गए। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ही कम्युनिकेशन में यूज हुई, इससे टेली कम्युनिकेशन आपका बना, तो क्या हुआ, जो हफ्तों का टाइम होता था, जो 10 15 दिन का टाइम होता था, आप अपना फ़ोन उठाओगे, नंबर टाइप करोगे और जस्ट मिला दोगे। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का टाइम लगता है किसी दूसरे व्यक्ति तक रीच आउट करने में, ठीक है, और आपकी बात हो जाती है। सो आप देखो कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से रोल प्ले कर रही है हमारी लाइफ में, किस तरीके से प्रभावित कर रही है। ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं कि आप डिजिटल एज में हो, राइट। इवन हम जो क्लास कर रहे हो, आप जो क्लास देख रहे हो, मैं आप तक जो अपनी चीज़ें पहुंचा पा रही हूँ, क्लास पहुंचा पा रही हूँ, ये भी हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके ही कर रहे हैं। हर तरीके से, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, जैसे आप मेट्रो देखते हो, स्पीड कितनी होती है, या जैसे पहले ट्रेन चलती थी, अभी कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन आप देखिए, वंदे भारत आप देखिए, कितनी जल्दी आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो। या फ्लाइट्स की जब बात होती है, आप परिवहन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, कहीं पर भी ऐसा एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ का नहीं बचा है जहां पर कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना हो रहा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। एंड इनोवेशंस लाइक मोबाइल फोन्स इनेबल डायरेक्ट एनी टाइम एनीवेयर कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन से आप कभी भी किसी भी समय पर किसी से भी बात कर सकते हो, इतनी सुविधा आपको टेक्नोलॉजी देती है। Traditional methods like telegraph, Morse code and telex are now obsolete, right? यानी कि अब क्या हुआ है, जो पहले टेलीग्राफ, फ्लैटर्स ये चलते थे, अभी ये बंद हो चुके हैं और अभी इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन आ गए। आप व्हाट्सएप कर देते हो, आप इंस्टा पे किसी को इन्फॉर्म कर देते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अब हो गई हैं जो फास्ट। इसीलिए तो पेशेंस खत्म होता जा रहा है। पहले लोग वेट करते थे कि उनको पता है शायद कोई लेटर उनका आएगा, उनके रिश्तेदार रहते हैं, या किसी का कोई व्यक्ति बाहर रहता है, या बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते तो अपने घर लेटर भेजते थे, घर वाले उनको भेजते थे। अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है। आप दिन में 4 बार अपने घर में बात कर लो, 5 बार बात कर लो, आप मैसेज, सब कुछ सबको पता है एक दूसरे के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसीलिए पेशेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ आपको बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी हर चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे मास मीडिया इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन रिले न्यूज, इमेजेस एंड कॉल्स टू ग्लोबल ऑडियंस, सर्विंग एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट, राइट। यानी कि रेडियो, टेलीविजन सहित जो मास मीडिया है, वैश्विक दर्शकों को समाचार, चित्र और कॉल रिले करते हैं, विज्ञापन, और ये मनोरंजन प्रदान करते हैं। पहले सिर्फ क्या होता था कि रेडियो पर आपको न्यूज़ सुनने को मिलते थे, या तो फिर टीवी, मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा वो एंटीना को करना, ये सारी चीज़ें होती थी। बट अभी क्या है, रेडियो, टेलीविजन, मास मीडिया, यूट्यूब, सबके पास सब कुछ है। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन, इसका मतलब आप सब कुछ अपने साथ लेकर के घूम रहे हो, और किसी भी चीज़ की न्यूज़, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको सेकंड्स में मिल सकती है, बस आपको वो यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड इवेंट्स वाइल सैटेलाइट सिस्टम ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम अर्थ एंड स्पेस। जबकि उपग्रह, होता क्या था कि समाचार पत्र दुनिया भर की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं, जबकि उपग्रह प्रणाली पृथ्वी और अंतरिक्ष से, देखो जो सैटेलाइट सिस्टम है वो क्या करता है, सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं अर्थ से स्पेस में, और वो सैटेलाइट वहां पर जाकर के स्पेस की स्टडी करते हैं, और वहां से क्या डेटा ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ, अर्थ में। ये भी तो कम्युनिकेशन है। ये क्या है, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें जब हो रही हैं तो ये तकनीक के माध्यम से ही हो रही हैं। एंड द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ग्लोबल कम्युनिकेशन मेकिंग इट्स फास्टर एंड मोर इंटरकनेक्टेड। यानी कि इंटरनेट ने वैश्विक संचार को बदल दिया है, इसे तेज और अधिक परस्पर जोड़ा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सर्विसेज के बारे में, टर्सरी एक्टिविटीज़ के बारे में, इनके बारे में देखेंगे क्या है ये। सर्विसेज केटर टू इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स और बोथ। यानी कि जब आप सेवाओं की बात करते हो तो सेवा क्या है, पहले ये देख लेते हैं। सेवा उद्योग,
व्यक्तियों और दोनों परिवहन प्रणाली को पूरा करता है। यानी कि जो सेवा होता है ना, वो इंडस्ट्री को भी, यानी एक उद्योग को भी और एक इंडिविजुअल को, दोनों को ही प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, जैसे कि लो ऑर्डर सर्विस। लो ऑर्डर सर्विस क्या होती है? कॉमन एंड बेसिक, ग्रोसरी शॉप हो गई, लॉन्ड्री हो गई, ये लो ऑर्डर सर्विस हैं। जैसे ग्रोसरी शॉप पे आप जाते हो, आप सामान खरीदते हो, तो वो क्या है? वो एक तरीके की सर्विस है। आप कोई चीज घर में बैठ के घर में सामान मंगवा रहे हो ग्रोसरी का, है ना? तो ये भी एक तरीके की सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहीं पर अगर आप हाई ऑर्डर सर्विस की बात करेंगे तो स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियन जैसे डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, ये हाई ऑर्डर सर्विसेज होती हैं। ये लो ऑर्डर सर्विसेज होती हैं, जैसे कि लॉन्ड्री, आप अपने कपड़े धुलवाते हो, प्रेस करवाते हो, तो सेवा ले रहे हो, उसके बदले में उनको पैसे दे रहे हो आप, राइट? सर्विसेज कैन इन्वॉल्व फिजिकल लेबर, यानी कि सेवा में शारीरिक श्रम जैसे कि माली, नाई, या मानसिक श्रम जैसे शिक्षक, वकील, संगीतकार, ये शामिल हो सकते हैं। जो सर्विसेज होती हैं इनमें फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर दोनों प्रकार की चीज़ें शामिल हो सकती हैं। फिजिकल लेबर में जैसे कि माली आपकी गार्डनिंग को संभालते हैं, राइट? या आपको जो प्रेस करते हैं आपके कपड़ों पे, आपको वो भी सर्विस दे रहे हैं। उसी तरीके से जो मेंटल श्रम होता है, जो मेंटल लेबर होता है, जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो क्या है? वो मेंटल वर्क कर रहा है, आपसे भी मेंटल वर्क करा रहा है, तो ये भी तो आपको सर्विस दी जा रही है। तो टीचिंग भी आपका सर्विस में आता है, सेवा में आता है। एंड many services are now regulated such as highway maintenance, frightening education, customer care, often managed by government और companies। यानी कि कई सेवाएं अब विनियमित हैं, जैसे राजमार्ग का रख रखाव, अग्निशमन, शिक्षा और ग्राहक सेवा, जिन्हें अक्सर सरकार या कंपनियों के द्वारा मैनेज किया जाता है या इनको प्रबंधित किया जाता है। अगर हम यहाँ पर टर्शरी एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तृतीयक रोजगार की बात करें कि ये क्या है, सो डोमिनेट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज विद एन इंक्रीजिंग ट्रेंड्स अनलाइक डिक्लाइनिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में गिरावट के विपरीत बढ़ती प्रवृत्ति के साथ ये कहाँ पर विकसित देशों में ज़्यादा हावी है या ज़्यादा प्रभावी होता है, राइट? अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टूरिज्म क्या है। टूरिज्म, पर्यटन क्या है? सो डेफिनेशन क्या है टूरिज्म की? टूरिज्म इन्वॉल्व ट्रेवल फॉर रिक्रिएशन नॉट बिजनेस। पर्यटन में मनोरंजन के लिए यात्रा करना शामिल होता है, ना कि व्यवसाय के लिए। ये चीज ध्यान रखना है। जब आप ट्रेवल करते हो तो आप अपने एंजॉय के लिए करते हो, आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए करते हो, आप खुद को रिफ्रेश करने के लिए करते हो, ना कि आप किसी बिजनेस के लिए कर रहे होते हो। इसको बोलते हैं टूरिज्म। ये टूरिज्म की डेफिनेशन है, अगर आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है। क्या इसके कुछ प्रभाव भी होते हैं टूरिज्म के? तो बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं। क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, देखें। वर्ल्ड लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटीज, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जो टूरिज्म है ये टर्सरी एक्टिविटीज का हिस्सा है, तृतीय गतिविधि के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, राइट, ये आपकी विश्व की सबसे बड़ी टर्सरी एक्टिविटीज है। यानी कि एंड क्रिएट्स 250 मिलियन जॉब्स, 40% ग्लोबल जीडीपी। अब ये जॉब कैसे क्रिएट करेगा? आप मान लो कहीं घूमने गए, आप क्या करोगे? आप रुकोगे कहीं पे, होटल में रुकोगे, तो वहाँ पे स्टाफ होता है प्रॉपर, वो आपको मैनेज करेगा। फिर आप कहीं खाना खाने जाओगे, है ना? तो बहुत सारी ये जॉब क्रिएट करता है जो टूरिज्म होता है। दूसरी चीज, सीजनेबिलिटी। सम एरियाज डिपेंड ऑन फेवरेबल वेदर ऑफन अट्रैक्ट टूरिज्म ईयर राउंड। यानी कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जो मौसम पर निर्भर करते हैं और साल भर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐसी भी कुछ जगह होती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां बारिश में, जैसे बहुत ज़्यादा जब हिली एरिया की बात आती है, तो आप वहां पर जुलाई अगस्त में नहीं जा सकते, बारिश में नहीं जा सकते, क्योंकि लैंडस्लाइड, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, इस तरीके की चीज़ें वहां पर होती रहती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप वर्ष के किसी भी महीने में कभी भी यात्रा कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, और अपने आप को, मतलब वो आपको अट्रैक्ट करते हैं वर्ष के किसी भी मंथ में, ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है? पर्यटक आकर्षण। तो कई बार जलवायु हमारे लिए आकर्षण का कारण बनती है और हम लोग घूमने जाते हैं वहां पर, जैसे वार्म सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज, मेडिटेरियन रीजन, विंटर टूरिज्म, हाई टेम्परेचर और स्नो फॉर स्कीइंग। देखो, जैसे
मान लो स्कीइंग का किसी को शौक है तो वो कहाँ जाएगा, हिली एरिया में जाएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और स्कीइंग कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई बहुत ठंडी जगह पर रहता है तो वो कोशिश करेगा कि जहाँ पर बीच हो, जहाँ पर धूप निकलती हो, ताकि सन बाथ लोग लेते हैं, है ना, तो वो ऐसी जगह पर जा सकें। तो एक क्लाइमेट भी होती है कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, जैसे कि सैनिक स्पॉट्स, माउंटेन्स होते हैं, किसी को हिली एरिया में जाना पसंद होता है, लेक्स देखना पसंद होता है, सी कोस्ट पर जैसे लोग गोवा जाते हैं, है ना, एंड अनप्लॉयड नेचर, तो इस तरीके की चीज़ों पर जाना पसंद होता है। हम यहाँ पर अब कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, आर्ट, हिस्ट्री एंड आर्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हिस्टोरिकल टाउन्स हैं, कई बार लोगों को वो देखने का शौक होता है। कोलकाता लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं, उनको देखना है कि जो फोर्ट है वो कैसा है, उनको देखना है वहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते थे तो किस तरीके की चीज़ें। जैसे शिमला में जो ट्रेन है, टॉय ट्रेन, है ना, वो क्या है, वो हिस्ट्री है। हम एक तरीके से हमारे देश की, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहे तो उन्होंने अपनी फैमिली को एंटरटेन करने के लिए टॉय ट्रेन का निर्माण कराया और वो लोग घूमते थे। तो वो क्या है, ये चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं। कैस्टल्स एंड कल्चरल लैंडमार्क्स, यानी कि महल, पुरातात्विक स्थल। अब मान लो आप राजस्थान घूमने जाते हो तो आपको पैलेस देखने को मिलते हैं, आप हिस्ट्री जानते हो कैसी थी, क्या था, राइट। इस तरीके की चीज़ें हैं। कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, एथनिक कस्टम्स, लोकल फेस्टिवल्स एंड अफोर्डेबल सर्विसेज, यानी कि वहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों को आप देखते हो जहाँ आप एज ए टूरिस्ट जाते हो, स्थानीय त्योहार आप देखते हैं और वहाँ की सर्विसेज देखते हैं, कितनी सस्ती सर्विसेज हैं। होम स्टे, हेरिटेज होम्स इन गोवा, जैसे आप जब गोवा जाते हो तो आपको छोटे छोटे घर मिलते हैं, 2 स्टोरी, राइट, वहाँ आप होम स्टे करते हो और उसके बाद आप, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े 5 स्टार होटल में रहें। तो ये क्या करता है, ये वहाँ की आपको एक तरीके का कल्चर भी दिखाएगा, दूसरी चीज़ वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो आप किस लिए जा रहे हो, खुद को सोशली डिटॉक्स करने के लिए, खुद को रिफ्रेश करने के लिए। और जहाँ जा रहे हो उनका फ़ायदा क्या हो रहा है, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, क्योंकि आप जाके वहाँ पर उनकी सर्विस ले रहे हो और उनको बदले में पैसे दे रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। आगे हम बात करेंगे क्वाटनरी एक्टिविटीज के बारे में, चतुर्थक गतिविधियों के बारे में। क्या होती है क्वाटनरी एक्टिविटीज? सो क्वाटनरी एक्टिविटीज फोकस ऑन नॉलेज बेस्ड सर्विसेज सच एज इंफॉर्मेशन कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसइंटिमेशन एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चतुर्थक गतिविधियों में ज्ञान आधारित सेवाएं आती हैं, तो ये ध्यान रखना है कि क्वाटनरी एक्टिविटीज में क्या आता है, जैसे कि सूचना का संग्रह, उत्पादन, प्रसार और R&D, रिसर्च पर यह आधारित होता है। दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स एंड आर कंसिडर्ड एन एडवांस फॉर्म ऑफ द सर्विस सेक्टर। यानी कि जो क्वाटनरी एक्टिविटीज़ है ना, ये सर्विस सेक्टर की एडवांस वर्जन समझा जाता है इनको, क्योंकि आप टेक्निकली भी स्किल्ड होना ज़रूरी होता है आपके लिए, अगर आप क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आना चाहते हैं तो। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो जॉब्स होती हैं जो क्वाटनरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं, इनको कहा जाता है गोल्ड कॉलर जॉब। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गोल्ड कॉलर जॉब प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, तो क्वाटनरी में आता है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि प्रोफेशन, एंड दे एनकम्पासेस रोल लाइक सीनियर एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं एंड कंसल्टेंट्स होते हैं। डिस्पाइट देयर स्मॉल नंबर्स दे होल्ड इमेंस सिग्निफिकेंस एंड एडवांस इकोनॉमीज। देखो होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होते संख्या में, डिप्लोमेट्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, कंसल्टेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद ये देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वाइनरी एक्टिविटीज़। क्वाइनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? क्वानरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। यानी कि जो क्वाटनरी एक्टिविटीज होती हैं उससे भी आगे, इनको पंचम गतिविधि भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है पंचम गतिविधि, राइट इनको पंचम गतिविधि भी बोला जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं वो पंचम गतिविधि में आती हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग, कानून बनाना, पॉलिसी मेकिंग, ये जो चीज़ें हैं ये क्वार्नरी एक्टिविटीज यानी कि क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में आता है। एंड दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स क्रिएटिंग, इंटरप्रेटिंग और रीऑर्गेनाइज आइडियाज़ एंड डेटा एज वेल एज इवोल्यूटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। यानी कि
इन गतिविधियों में विचार और डेटा को बनाना, व्याख्यान करना, पुनर्गठित करना, साथ ही नई तकनीक का मूल्यांकन करना शामिल होता है। इसी के साथ ना एक चीज और है, उसको भी अभी हम देख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक फिर शुरू कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और रहेगी आपकी, ये है डिजिटल डिवाइड। क्या होता है डिजिटल डिवाइड, ये जानना भी जरूरी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि हम डिजिटल एज में हैं। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर घर बैठे क्लास ले रहे हो, पढ़ रहे हो। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बड़े शहर में जाके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एडमिशन लो ऑनलाइन, फीस जमा करो ऑनलाइन, और क्या होगा, वहीं घर बैठे आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द गैप इन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज और द रीजन। यानी कि इसका मतलब है कि देश या क्षेत्रों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच में अंतर। कोई देश बहुत विकसित है, कोई क्षेत्र बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में विकसित है, और कोई क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। राइट। डेवलप्ड नेशन जनरली हैव बेटर आईसीटी। जो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड राष्ट्र जो हैं, उनके पास बेहतर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू डेवलपिंग वंस। विद इन कंट्री डिस्पैरिटी ऑल्सो एग्जिस्ट विद अर्बन एरिया ऑफन हैविंग ग्रेटर कनेक्टिविटी दैन द रूरल रीजन। एक ही विकसित देश में ऐसा भी हो सकता है, जो शहर है, जो अर्बन एरिया है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा बहुत अच्छी हो, परिवहन की सुविधा बहुत अच्छी हो, नेटवर्क्स बहुत अच्छे आते हों। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई बार तो वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आते। तो ये क्या है? ये भी तो डिजिटल डिवाइड है, ये भी तो डिजिटल डिस्पैरिटी है या नहीं? ये एक मुद्दा है, एक समस्या है ये। दूसरी चीज, ब्रिजिंग दिस डिवाइड इज क्रूशियल फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट। इस अंतर को पाटना समान विकास के लिए जरूरी है। ठीक है। सो आज की हमारी जो क्लास है उसको हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से क्लास को करना, एक एक चीज़ को समझना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है, और रेगुलर क्लास को आप करो। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।